इंडियन पॉलिटी में अभी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। देखो बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर है जो एम लक्ष्मीकांत जी की किताब में है, इट इज़ रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें द कंपनी रूल, फिर द क्राउन रूल, इनमें जो जो एक्ट्स पास हुए थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। बट मैंने क्या किया है, वो इन्फॉर्मेशन का जो समरी काइंड ऑफ है ना, उसको मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में कंसिडर करके लेक्चर्स में ऐड किया है, जो गवर्नेंस कॉन्सेप्ट है मॉडर्न हिस्ट्री में का, क्योंकि आई कंसिडर इट मोर काइंड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में। वो एक्ट इतने सारे थे, उनके जो बेसिक पॉइंट्स कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे हम लोग ने कवर कर लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। देखो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले थी जो डिमांड आई थी फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो आइडिया थी फॉर एन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट वाज गिवन फर्स्ट बाय एम.एन. रॉय इन 1934। फिर जो ऑफिशियल डिमांड आई थी बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके, इट वाज इन 1935। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने थ्रू an Indian National Congress declaration declared that the Constitution of Free India must be framed by a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise without outside interference। ठीक है, अभी ये डिमांड थी, it is kind of official demand, so this demand was accepted in principle okay by August offer of 1940। फिर उसके बेसिस पे 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आया, विच गेव ड्राफ्ट, ओके, अ ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ओके, अभी ये जो ड्राफ्ट था इट वाज रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। वाई? बिकॉज इट वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू टू ऑटोनोमस स्टेट्स विथ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर ईच, मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ओके, कैबिनेट मिशन ने बेसिकली इट रिजेक्टेड आइडिया ऑफ टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, बट इट पुट फोर्थ अ स्कीम विच सेटिस्फाइड बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग टू। ओके, तो ऊपर से मोटा कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट किया गया कि चलो बाबा, इसके हिसाब से हम लोग आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिर कैबिनेट मिशन के अंडर ही जो कॉम्पोजिशन था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बेसिकली नवंबर 1946 अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, तो इसमें जो टोटल स्ट्रेंथ थी इट वाज टेकन एज नियरली 389 सीट्स, आउट ऑफ विच 93 सीट्स वर गिवन टू प्रिंसली स्टेट्स। ओके, और जो बाकी के 296 है ना सीट्स, दे वर फॉर द ब्रिटिश प्रोविंसेस, मतलब ब्रिटिश इंडिया के अंडर थे वो। एंड इट इंक्लूडेड 4 सीट्स फॉर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, जो भी ब्रिटिश के अंदर ही थे। ठीक है, मतलब बेसिकली 292 सीट्स वर फ्रॉम 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस एंड 4 सीट्स वर फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। इसको मिला के 296 सीट्स होते हैं फिर। ठीक है, फिर जो सीट्स थे दे वर अलॉटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। अभी सीट्स इन द, मतलब जो सीट्स थे पहले देखा गया कि वो टाइम की जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से उतने नंबर ऑफ सीट्स बनाए गए थे, एंड फिर उस हिसाब से ब्रिटिश को एंड प्रिंसली स्टेट्स में डिवीजन कर दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश को मतलब ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थे वो। फिर सीट्स इन द ब्रिटिश प्रोविंसेस दे वर डिवाइडेड अमंग मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। ओके, एंड दे वर इलेक्टेड बाय देयर ओन कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब दिस इज काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होता था, मतलब आज जैसा होता है वैसा नहीं कि हर एक सिटीजन जाके अपना वोट देता है, वैसा नहीं। तो वो टाइम पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे,
ठीक है। फिर प्रिंसली स्टेट्स में क्या था, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉमिनेटेड बाय द, जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स थे उनसे, ठीक है। तो वहाँ से नॉमिनेशन आता था और यहाँ से इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड. Also, the members were to be indirectly elected, as I said, by the members of the provincial legislative assembly, okay, who themselves were elected on a limited franchise from their community based on tax, property and education data. मतलब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जा रहे हैं वो खुद एक काफ़ी लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल उनको इलेक्ट करते थे, जिनको फ्रेंचाइज बोलते थे, ओके। और ये फ्रेंचाइज में आना किनको अलाउड था, दिस वाज बेस्ड ऑन द डेटा विथ रिस्पेक्ट टू द, जो टैक्स देते हैं, जो जितना टैक्स देते हैं, जो प्रॉपर्टी कितनी है उनके पास, एजुकेशन कितना है, उसके हिसाब से। तो देख रहे हो, तो काफ़ी इनडायरेक्ट सा इलेक्शन होता था। फिर ये इलेक्शन हुआ. Election to the Constituent Assembly was held in 1946 in July. यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस वन 208 सीट्स, मुस्लिम लीग वन 73 सीट्स एंड इंडिपेंडेंट जो लड़े थे दे वन 15 सीट्स. अभी इशू क्या हो गया, प्रिंसली स्टेट्स डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है. तो इसकी वजह से थोड़ा सा इशू हुआ था. फिर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली comprised basically representatives of almost all the sections in Indian society, मतलब Hindus, Muslims, Sikhs, Parsis, Anglo-Indian, SC, ST, women, etc. sub. And also the Constituent Assembly included all the important personalities, historical personalities जो हम पढ़ते हैं they were there in the Constituent Assembly except महात्मा गांधी जी. फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट हुई. फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग टुक प्लेस इन दिसंबर 1946. ये मीटिंग को, जो फर्स्ट मीटिंग हुई, इट वाज इन दिसंबर 1946 विच मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड. ओके, यहाँ पे मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट की है मीटिंग को. क्यों? बिकॉज इट वांटेड टू शो दैट इट डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है. तो इसकी वजह से ये वजह से प्रिंसली स्टेट्स के साइड से इशू हो रहा था, ये वजह से मुस्लिम लीग के साइड से इशू हो रहा था. इसके लिए थोड़ा सा वो टाइम पे स्ट्रगल चल रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रॉपरली डेवलप होने में, ठीक है. बट आगे जाके वो सॉल्व होता गया, देखते आगे कैसे. अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके. फिर आगे जैसे जितने भी आए उनके साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे आगे चली, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला काम हुआ वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास करने का. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू जी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ले डाउन द फंडामेंटल फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, ओके. जो आगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उसका एक फंडामेंटल फिलॉसफी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर का, दिस वाज लेड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है. तो इसमें क्या क्या इंक्लूड था, टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक एंड देन ड्रॉ अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस, ओके. फिर कंबाइन ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, मतलब ब्रिटिश टेरिटरीज प्लस प्रिंसली टेरिटरीज प्लस जो भी अदर्स हु आर विलिंग टू कम इन इंडिया, टू फॉर्म अ यूनियन, ओके, टू फॉर्म अ यूनियन ऑफ इंडिया. फिर रेसिड्यूअरी पावर्स ऑफ द स्टेट्स एंड द पावर ऑफ द यूनियन, इनको डिटरमाइन करना. फिर ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है. फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो लाइन है इट डेमोन्स्ट्रेट्स कि हम कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है. क्या कहा है यहाँ पे, दैट ऑल द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है.
फिर ऑल्सो टू अचीव जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, फिर freedom of thought, belief, faith, worship, and association and all of this subject to law and public morality, and also adequate safeguards for minorities, tribals, backward classes, and depressed classes. Also focus on integrity of the territory as per law of a civilized nation, मतलब basically on land, sea, and air. फिर promotion of world peace and welfare of mankind as per the ancient and cultural ethos of India. तो बेसिकली ये था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. अभी ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दिस फॉर्म्स द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. अभी वो एज आई सेड प्रिंसली स्टेट्स भी थोड़े टाइम के लिए दूर थे, बट लेटर ऑन जैसे जैसे आगे चलते गए एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अच्छी तरह से ग्रोथ करते गए तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ग्रेजुअली जॉइंड. ओके, तो फिर वो कंप्लीट हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली धीरे धीरे. एंड फाइनली बाद में माउंट पैटन प्लान हुआ ऑफ 1947. ठीक है. एंड उसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई. फिर द असेंबली वॉज मेड फुल्ली सॉवरन एंड मतलब जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के उससे द असेंबली वॉज मेड फुल्ली सॉवरन. ओके, एंड देयरफॉर इट कुड फ्रेम एनी लॉ, ऑल्सो एब्रोगेट or alter any law made by the British Parliament. The Constituent Assembly also became a legislative body too. Okay. मतलब Constituent Assembly किसके लिए है? To make the Constitution. एंड लेजिस्लेटिव बॉडी किसके लिए हुई? टू एनेक्ट द ऑर्डिनरी लॉज. क्योंकि वही टाइम पे अभी पूरी तरह से इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई थी, तो उनको ही कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था एंड जो इंडिया के लॉज थे उनको भी पास करना था. मतलब आज जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट लॉ पास करती है वो एक काम है, अभी वो टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो काम करती थी, लॉ भी पास करती थी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी काम चल रहा था. ठीक है. Both functions were done on separate days. Abhi after Muslim League areas of Pakistan withdrew from Constituent Assembly, the total strength of Constituent Assembly was left to 299. Okay, against 389 which was fixed by Cabinet Mission Plan. क्योंकि बाद में पाकिस्तान बन गया था और उस हिसाब से जो एरियाज़ थे इलेक्शन में पाकिस्तान रीजन से जो एरियाज़ थे वो फिर पाकिस्तान में चले गए, तो उनके सीट्स माइनस हो गए उतने. ठीक है. फिर 299 सीट्स रह गए. ठीक है. तो ये बेसिक्स था. फिर देखो बेसिकली अभी लाइन बाय लाइन कवर नहीं कर रहे हैं. एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है आपको वो तो पढ़नी ही पड़ेगी, अदरवाइज पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा नहीं. बट एक ओवरव्यू एज अ समरी या फिर एज एन ओवरव्यू, इस हिसाब से आई एम ट्राइंग टू मेक दिस लेक्चर्स. ओके, कि ऊपर ऊपर से पता हो कि बाबा अच्छा डेवलपमेंट किस तरह से होते गई एंड धीरे धीरे वो प्रोसीजर आगे कैसे गई. फिर अदर फंक्शंस which were done by Constituent Assembly were to ratify India's membership to Commonwealth, फिर adopt national flag, adopt national song, adopt national anthem. फिर Constituent Assembly had basically 11 sessions in 2 years, 11 months. Okay, तो उसमें जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था इट वाज कंसिडर्ड फॉर नियरली 114 days एंड जो टोटल एक्सपेंडिचर आया था वो टाइम इट वाज नियरली 64 lakhs rupees. फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यूड टू फंक्शन एज प्रोविंशियल पार्लियामेंट, सॉरी प्रोविजनल पार्लियामेंट. ओके, जो हम
पहले मैंने डिस्कस किया ना कि 2 काम कर रहे थे वो टाइम पे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यू टू फंक्शन एज प्रोविजनल पार्लियामेंट टिल द न्यू पार्लियामेंट मेट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो बाद में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ इन 1951 टू 52, वो टाइम के बाद वो प्रॉपर एक पार्लियामेंट बनी, ठीक है, और वो प्रॉपर इलेक्शन था वो। फिर अगर कुछ कमिटीज़ देखे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनमें आते हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अंडर जवाहरलाल नेहरू जी, फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बाय डॉक्टर अंबेडकर जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी। फिर एडवाइजरी कमेटी बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी विच हैड सब कमिटीज़ जैसे कि ऑन फंडामेंटल राइट्स अंडर जे.बी. कृपलानी जी एंड माइनॉरिटीज़ अंडर H.C. मुखर्जी जी। फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी वाज अंडर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर फाइनेंस कमेटी वाज आल्सो अंडर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर एज आई सेड ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर जी। इट हैड 7 मेंबर्स। जो फिर फर्स्ट ड्राफ्ट आया था इट वाज इन फरवरी 1948, ओके। सो उस पर आफ्टर डिस्कशन एंड प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट सेकेंड ड्राफ्ट आया बाद में इन अक्टूबर 1948। फिर फाइनल ड्राफ्ट आया ऑन 4 नवंबर 1948, ओके। फिर फाइनल ड्राफ्ट हैड इट्स फर्स्ट रीडिंग मतलब जनरल डिस्कशन, फिर सेकंड रीडिंग मतलब क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा गया। सो बेसिकली फ्रॉम 1948 टू अक्टूबर 1949 तक चला ये, एंड नियरली 7650 अमेंडमेंट्स वर प्रपोज्ड एंड उसमें से 2470 अमेंडमेंट्स वर डिस्कस्ड। मतलब इतना वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स जो है ना इतनी लंबी थी वो, ताकि क्योंकि हमको एक बहुत ही होलिस्टिक एक कंप्लीट हर सेक्शन को कवर करने वाला एक ब्रिलियंट कॉन्स्टिट्यूशन बने, ठीक है। तो फिर सेकेंड रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज हो गई, फिर थर्ड रीडिंग हुई, जिसके बाद डॉक्टर अंबेडकर जी ने he moved a motion to pass the constitution which was basically passed on November 26, 1949, okay, by receiving the signature of the president and the members of constituent assembly. So basically this date is mentioned in the preamble also as a date on which people of India accepted, मतलब वहाँ पे ऐसा लिखा है कि adopted, enacted and gave to themselves this constitution. At that time it contained preamble, 395 articles, 8 schedules and 22 parts, ठीक है। Preamble was enacted after the constitution was enacted. Dr. Ambedkar ji was chief architect and father of the constitution. अभी ऐसा था कि some provisions like citizenship, election, oath, they came in force on November 26 itself, and जो remaining थे they came to effect on January 26, 1950, which is considered as date of commencement of the constitution, Q with respect to the Purna Swaraj Day of 1930, okay, ये date important उस हिसाब से है। तो जब कमेंसमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, therefore with commencement of the constitution, Government of India Act of 1935 and even Indian Independence Act of 1947 they both were repealed, and फिर वहाँ से इंडिया प्रॉपरली इंडिपेंडेंट नेशन की तरह आगे गया, ठीक है। फिर अभी कुछ क्रिटिसिजम्स थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें ऐसा था कि कुछ क्रिटिक्स ने लिखा था कि इट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एज members were not directly elected by the people of India based on universal adult franchise। मतलब हमने देखा था ना कि पहले वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के हिसाब से आया था, तो ये क्रिटिसिज्म था। फिर इट वाज क्रिटिक्स ने ऐसा भी लिखा है कि इट इज़ नॉट अ सॉवरन बॉडी बिकॉज एज इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अ प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि
कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से बनाया गया था, तो इसके लिए ऐसा कंसिडर किया जाता है। ये क्रिटिसिज्म था। फिर ऑल्सो क्रिटिक्स ने ऐसा लिखा है कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओनली 4 months, एंड ऑल्सो सम क्रिटिक्स हैव कॉल्ड इट एज अ ड्रिफ्टिंग कमिटी। फिर क्रिटिसिज्म में ये भी था कि इट वॉज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, ऑल्सो डोमिनेटेड मोर बाय हिंदूज, डोमिनेटेड बाय लॉयर्स। तो लॉयर्स होने के कारण काफ़ी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा है वो काफ़ी लॉयर्स होने की वजह से ऐसी हुई, ठीक है। एंड काफ़ी बल्कि हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज, एज ए सेड कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज थी। फिर एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज अ सिंबल, मतलब सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सर BN राव वाज लीगल एडवाइज़र टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर इंडिपेंडेंट पार्टीज जो थे उनके 15 मेंबर्स थे आफ्टर इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946। तो उसमें एग्जांपल थे SC फेडरेशन, यूनियनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उनको एक एक सीट मिला था। एंड कांग्रेस को 208 सीट्स थे एंड मुस्लिम लीग को 73 सीट्स थे। फिर अगर स्टेट वाइज देखोगे तो मेंबर्स सबसे ज़्यादा यूनाइटेड प्रोविंसेस में 55 मेंबर्स थे वहाँ से। फिर मद्रास प्रोविंस से 49 मेंबर्स। फिर अगर प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो मैसूर रीजन से 7 मेंबर्स, त्रावणकोर रीजन से 6 मेंबर्स, इंदौर से 1 मेंबर, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। एंड देन द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट केम with 2 houses, okay. It came into being in May 1952 after first general election. तो ये एक ओवरव्यू है, ओके, ओवरव्यू है हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हम लोग पार्लियामेंट तक पहुँचे। और इसके पहले मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग ने देखा इतने सारे एक्ट्स वगैरह थे, तो इतने पॉलिटिकल स्ट्रगल के बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक पहुँचे, फिर वहाँ से पार्लियामेंट तक पहुँचे और आज हमारे पास वो पार्लियामेंट है। इस तरीके से जो इंडियन पॉलिटी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। और आगे आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे बढ़े, आगे आगे बहुत इम्पोर्टेंट और बड़े, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर्स है, फंडामेंटल राइट्स, फिर सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब आगे देखेंगे, ठीक है।